हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। काफी चीजें न्यूज में चल रही थी। वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट, फिर माइक्रोन एक कंपनी आई है जो इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में। तो वो तो हम देखेंगे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स क्या चलाई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जब तक बेसिक्स नहीं बताऊंगा ना तब तक आप इसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। ओके, तो ये मत सोचना कि मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो इररेलेवेंट एग्जाम से। लेकिन मुझे आपको ये बताना जरूरी है, इसके बिना आप चीजें ग्रैप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं चिप मेकिंग में। ओके, तो सबसे पहले आती है चिप की डिजाइनिंग। ऑलराइट, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है और सबसे डिफिकल्ट, सबसे कॉम्प्लेक्स, दैट इज चिप फैब्रिकेशन। देन हमारा आता है असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। इसे मैं एटीपी लिखूंगा। ओके, आगे भी। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली द एंड यूज। ऑलराइट, तो ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब आप लोग को जनरली क्या पूरा फोकस किया जाता है फैब्रिकेशन पे, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क है। उस पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो चिप की अगर टोटल सप्लाई चेन की हम बात करें तो 15 से 20% डिजाइनिंग का काम होता है इसमें। ठीक है, डिजाइनिंग में सबसे बड़ा लीडर है यूएस, या आप कह सकते हैं यूएसए में बेस्ड कंपनीज। इसके अलावा जापान है दूसरा, देन कम्स चाइना, यूके एंड सो ऑन। ओके, इवन डिजाइनिंग में अगर आप देखेंगे ना तो वर्ल्ड ओवर जो सबसे ज्यादा इंजीनियर्स जो डिजाइनिंग में लगे हुए हैं ग्लोबली, इसमें या तो वो मेजोरिटी वो इंडियन है या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं। राइट, और ये डिजाइन करने वाली कई कंपनीज ने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोल रखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिजाइनिंग वाला स्टेज है, यहाँ पर इंडिया थोड़ी वैल्यू रखता है। हमारे पास ऐसी मैन पावर है जो इस पे काम कर रही है। इसके डिजाइनिंग को लेके जो स्किल्स चाहिए वो हमारे लोगों के पास है। ओके, फर्स्ट फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो सेकंड सेकंड स्टेज जो आती है फैब्रिकेशन की, यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऑलमोस्ट इसकी टोटल वैल्यू चेन का 35 to 40% यहीं पे काम होता है। अब इसमें होते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व। ओके, जैसे चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको और डिटेल में ले जाऊंगा। जैसे सबसे पहले देखिए सैंड है। ठीक है, सैंड में प्रेजेंट होता है सिलिका। ऑलराइट, लेकिन इसके साथ साथ सिलिका के साथ ऑक्साइड भी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन। ओके, O2। अब इसको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस सैंड को हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे। तब जाके हमारे पास एक पूरा तरह का इसका जो एक आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा मलबा सा निकल के आता है। फिर इसको हम लोग स्लाइसिंग करते हैं छोटी छोटी, और ऐसी गोल गोल स्लाइसेस बन के तैयार हो जाती हैं हमारे पास। इन्हीं को हम कहते हैं वेफर्स। ऑलराइट, फिर इन पे कोटिंग की जाती है। ऑलराइट, फिर जो कोटिंग की जाती है, और अल्टीमेटली फिर डिजाइनिंग स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट बना के तैयार करते हैं जो हमारे डिजाइनर्स काम करते हैं। फिर इसी टेम्पलेट को यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू पास ऑन किया जाता है। यहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है ताकि टेम्पलेट जो इतना बड़ा है साइज में, वो यहाँ पे जाके छोटा सा बनता है इस पे जाके। राइट, और इस लंबे से प्रोसेस के बाद जाके आपकी तैयार होती है एक छोटी सी चिप। क्लियर, और इसके अंदर ओवर अगर आप वैसे देखेंगे तो 50 से ज्यादा लेयर लगाई जाती है इसकी। करीब 300 से ज्यादा स्टेज से होके ये गुजरता है। इतना कॉम्प्लेक्स है इसका प्रोसेस। इसमें आपको काफी सारे प्रोसेस देखने को मिलते हैं, जैसे इचिंग करनी होती है आपको, डोपिंग करनी होती है। राइट, फिर उसके बाद आपको ये सिलिकॉन जो वेफर्स हैं इनको अरेंज करना होता है। तो ये सबसे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप क्लैरिटी के लिए कि ये फैब्रिकेशन का जो प्रोसेस है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। ओके, इसीलिए हमें इसमें आना बहुत मुश्किल है अभी। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ओके, इंसेंटिवाइज करके जो ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, कि आप आइए हमारे यहाँ ये फैब्रिकेशन लैब्स एस्टेब्लिश कीजिए अपनी। ऑलराइट, देन अब देखिए इसमें अलग अलग नैनोमीटर के हिसाब से चिप्स आती हैं। तो सबसे जो एडवांस हम लोग कहते हैं ना, वो आप कह सकते हो कि लेस देन 10 नैनोमीटर की जो चिप्स होती हैं, दे आर कंसिडर्ड एज दी मोस्ट एडवांस फॉर्म। ऑलराइट, अब इसमें क्या हो रहा है कि यूएसए ने
यूएसए ने अपने यहाँ पर $50 बिलियन का सब्सिडाइज किया हुआ है कि अगर आप एडवांस चिप्स के लिए फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो यूएसए में, तो हम आपको $50 बिलियन तक की सब्सिडीज दे रहे हैं। ठीक है, उसने ये किया है ताकि वो डिसइंसेंटिवाइज कर सके इन कंपनीज को चाइना की तरफ जाने के लिए। और इसी के प्रोसेस में उसने अपनी जो कंपनीज हैं उनको एक्सपोर्ट करने पे बैन भी लगा दिया है कि आप ये जो एडवांस चिप हैं 10 नैनोमीटर से कम, इनसे रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट। और इसी के रिटेलिएशन में चाइना ने भी फिर कुछ जो इनपुट्स वगैरह यूज होते हैं उन पे बैन लगा दिया कि हम भी यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह के। ओके, वो बात हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम यहाँ की बात करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इंडिया को इस तरफ नहीं जाना चाहिए, ये 2 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर चिप्स की। हम लोग को मेजरली फोकस करना चाहिए अभी 100 नैनोमीटर टाइप की चिप्स पर। ठीक है, क्योंकि इनको बनाने में कैपिटल भी कम आती है, तो शायद कंपनीज हमारे इन्वेस्ट करने को तैयार भी हो जाए, और इनका मार्केट भी थोड़ा ज्यादा बड़ा है अभी। और अगर हम इनकी तरफ जाते हैं 10 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर, तो इसकी अभी आउटपुट की कोई गारंटी भी नहीं है कि अच्छा बन ही जाएगा और वो यूज हो ही जाएगा। ऑलराइट, तो अभी हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें मोस्टली देना चाहिए यहाँ पर ध्यान। ठीक है, अभी ये सिर्फ मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, अभी मैं उस लेवल पे लाया नहीं हूँ आपको जहाँ पे मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ। अभी मैं सिर्फ आपकी एक बेस बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पूरी वैल्यू चेन है क्या एग्जैक्टली। क्योंकि आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पर, जिन्होंने बस चैलेंजेस डिस्कस कर दिए हैं इंडिया के, क्या चैलेंजेस है यहाँ सेमीकंडक्टर बनाने में। ठीक है, लेकिन किसी ने उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं किए कि है क्या एग्जैक्टली, ये कैसे बनता है सब कुछ। ऑलराइट, देन असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, ये है करीब सप्लाई चेन का अगेन 15 to 20%। ओके, इसमें सबसे डोमिनेटिंग है चाइना, सबसे ज्यादा असेंबली का काम चाइना ने। देखिए, जब अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू भी किया था ना, उसने तो ऐसे ही किया था, जापान से टेक्नोलॉजीज ले ली, अमेरिका से टेक्नोलॉजीज ले ली, और इन सब ने दी भी उस टाइम की। चाइना भी इंडिया की तरह उस टाइम पुअर और बैकवर्ड ही था। फिर उसने बस लाके चीजें असेंबल करता रहा अपने यहाँ। पहले वो असेंबली हब बना है, उसके बाद उसकी मैन पावर जैसे जैसे ट्रेन होती गई, तब जाके उसने खुद मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया और वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। सेम इज द केस विद ताइवान। 1970s में यूएसए से टेक्नोलॉजी लेके उन्होंने अपने यहाँ पर असेंबली टेस्टिंग और पैकेजिंग शुरू की पहले चिप्स की। ओके, उसके बाद जाके आज वो पावर हाउस बना हुआ है। अगर मैं इन चिप्स की बात करूँ ना, ये जो एडवांस चिप्स हैं लेस देन 10 नैनोमीटर, तो इसमें अगर आप ताइवान की बात करें तो 60% वर्ल्ड की चिप्स वहीं बनती हैं। और अगर आप इसमें ताइवान के साथ कोरिया को मिला लें, तो पूरा 100% दीज एडवांस चिप कम फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। इसलिए जब हम इंटरनेशनल रिलेशन में बात करते हैं, चाइना कैन अटैक दिस ताइवान, उसकी वन चाइना पॉलिसी को लेकर अमेरिका नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का हब है ताइवान, एडवांस चिप का मैन्युफैक्चरिंग हब है। वो ताइवान को कभी चाइना के कंट्रोल में नहीं जाने देगा, बिकॉज हु एवर कंट्रोल द सेमीकंडक्टर एट प्रेजेंट दीज चिप्स विल कंट्रोल ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर द वर्ल्ड। एंड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं है, आप कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट उठा लीजिए, फाइटर जेट्स उठा लीजिए, मिसाइल्स उठा लीजिए, इन सब में सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स यूज होते हैं, और वो सब वल्नरेबल हो जाएंगी अगर चाइना का कंट्रोल ताइवान पे होता है तो। राइट, तो वो आप अपने इंटरनेशनल रिलेशन में ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि ये सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से ही यूएसए कभी ताइवान को चाइना के कंट्रोल में नहीं जाने देगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये तो बाय नेम ही क्लियर है। ओके, ये भी करीब 5 to 10% सप्लाई चेन को मैटर करता है। एंड फाइनली हम आते हैं एंड यूज पर। तो यहाँ पर इंडिया एक बहुत ईजी काम कर सकता है कि हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग इस वक्त ऑटोमोबाइल, ओके, ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है हम लोग। इवन अब हम लोग मोबाइल्स में भी, आपने देखा होगा एप्पल वगैरह की भी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ लगी हुई हैं। मोबाइल लैपटॉप्स में भी हम लोग काफी आगे निकल आए। ठीक है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हम इस पे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं इन मैन्युफैक्चरर्स को कि अगर आप हमारे यहाँ पर डोमेस्टिकली जो बनाई गई हैं चिप्स, उनको अगर यूज करते हो, तो उनको यूज करते हो अपने उसमें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, तो हम आपको इंसेंटिव्स देंगे कुछ एक्स्ट्रा। और तो ये करना हमारे लिए इस वक्त सबसे ईजी है। लेकिन उसके लिए पहले हम लोग कुछ लगाते हैं। और ये जो ATP&P है, इसमें तो काफी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं कि हम इसमें तो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है फैब्रिकेशन वाले में, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फॉक्सकॉन का जो प्रोजेक्ट गया है वो इसी को लेकर था, फैब्रिकेशन में ही वो इन्वेस्ट करने वाले थे अराउंड $19.5 बिलियन, $19.5 बिलियन। ठीक है, लेकिन फॉक्सकॉन ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि आपका जो वेदांता ग्रुप है वो हमारी जो टेक्नोलॉजी हम उसको दे रहे हैं उसके लिए पे करने की कैपेबिलिटी भी रखता है।
तो इस वजह से उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट को ना कह दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए, एक तो जो आपको अपने एग्जाम में कोड भी करने होंगे, शायद कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो पहला तो है वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट। राइट, ये लोग लगाने वाले थे अपनी फैब्रिकेशन यूनिट, जो स्टेज 2 मैंने आपको बताई है। अब आप बेटर समझ पाएंगे, वरना जब से वो न्यूज में आ रहा था, अगर आप उसका बैकग्राउंड या बेसिक्स नहीं जानते थे तो वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था कि क्या करना है इसमें। ओके, तो ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर था कि यहाँ पे यूनिट सेटअप करना चाहते थे। ये लोग इन्वेस्ट कर रहे थे करीब करीब 19.5 बिलियन डॉलर। ऑलराइट, लेकिन फॉक्सकॉन को ऐसा लगा कि हम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं वेदांता को, ये इसके लिए पे करने की कैपेबिलिटी शायद नहीं रखता है, तो इन लोगों ने ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है, अगर फॉक्सकॉन चाहे तो अकेले सोलो अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर सकता है, वेदांता भी चाहे तो अपना अकेले प्रोजेक्ट सोलो सेटअप कर सकता है। और गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि कम से कम फॉक्सकॉन पूरी तरह से ना जाए। ऑलराइट, फिर हमने ऊपर जो एक स्टेज डिस्कस की, दैट इज असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। तो इसको लेकर एक गुड न्यूज है कि एक कंपनी है माइक्रोन। ओके, इसने कहा है दैट वी विल इन्वेस्ट 285 मिलियन डॉलर इन टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। तो अब हम मान सकते हैं कि सप्लाई चेन में ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये स्टेज। लेकिन शुरुआत जैसा कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस कराता हूँ उसमें भी मैंने आपसे कहा है कि शुरुआत कहीं से तो करनी होती है सभी को। तो एक बार हम इससे शुरू करते हैं, असेंबल करना सीखते हैं, फिर हमारी मैन पावर जैसे जैसे ट्रेन होती जाएगी, कॉन्फिडेंट होती जाएगी, और हम अपना एकेडमिक्स में इसको लेकर बेटर एजुकेट कर पाएंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, तो हम मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे चल के आएंगे। ओके, इसके अलावा दो और प्रोजेक्ट हैं। अब सारे तो जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि न्यूज में है तो मैं बता देता हूँ। एक और कंपनी है ISMC। ठीक है, इसने कहा था कि हम लोग कर्नाटका में एक फैब्रिकेशन यूनिट बनाना चाहते हैं। ओके, जो कि हमारे लिए सबसे क्रूशियल स्टेज है फैब्रिकेशन यूनिट। तो लेकिन फिर अब इन्होंने भी कह दिया गवर्नमेंट को कि आप हमारे प्रपोजल को अभी कंसिडर मत कीजिए। ऑलराइट, तो ये भी अभी फैब्रिकेशन यूनिट लगाने से बाहर है। और मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि ये फैब्रिकेशन यूनिट लगाने में ही सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्यों हैं इंडिया में। ओके, क्योंकि हमारे पास उसका इकोसिस्टम नहीं है, अभी हम आएंगे उस पर। ठीक है, उसी तरह से एक और कंपनी है IGSS, इसने कहा है कि हम भी एक फैब्रिकेशन यूनिट खोलना चाहते हैं तमिलनाडु में। ऑलराइट, तो बस अभी फैब्रिकेशन यूनिट को लेके हमारे पास एक यही प्रोजेक्ट है जो कंसिडरेशन में है, और दूसरा प्रोजेक्ट है असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग को लेकर। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक ऑफ द डे पर, जो आपको जनरली मेंस में पूछा जाएगा। ये सब तो मैंने आपको करंट अफेयर में जो कुछ चल रहा था, जो जो इसका बैकग्राउंड आपको जो जानना था, वो मैंने आपको बता दिया है। कब इंटरव्यू में पूछा जाए तो यू कैन टेल इट इन इम्प्रेसिव मैनर। ऑलराइट, तो पहली ये जरूरत है कि गवर्नमेंट क्यों इतना एनकरेज कर रही है इसको, नीड क्या है आखिर इसकी। ओके, क्यों एनकरेज कर रहे हैं हम इसको। पहली बात कि हम अपना 100% अभी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। ऑलराइट, फॉर दीज सेमीकंडक्टर चिप्स एंड इवन फॉर डिस्प्ले। ऑलराइट, हम पूरा 100% इस पर डिपेंडेंट है। अब होता है क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया असेंबली और इस सब में कौन डोमिनेट कर रहा है, चाइना। ऑलराइट, अब जब चाइना के यहाँ कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, तो इसकी यहाँ पे उसका प्रोडक्शन घटा था, एक्सपोर्ट घटा था, तो पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी। राइट, और एग्जाम्पल इसके लिए सफर किसको करना पड़ा था, हमारी इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट को। ठीक है, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने सफर किया, इवन हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने भी सफर किया। ठीक है, तो एक तो ये एग्जाम्पल है, ये जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाती है, तो किसी और देश की भी अगर डिसरप्ट हो जाएगी तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ ही आएगी। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा है कि हमें फ्यूचर के लिए भी अपनी जो इकोनॉमी है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको इंसुलेट करके रखना है। एंड वी नीड फॉर दिस वी नीड टू अचीव दी सेल्फ रिलायंस। आप इसको सेल्फ रिलायंस नहीं लिखेंगे, आप वहां पर आत्मनिर्भर लिखेंगे, क्योंकि आजकल कॉपी चेक करने वालों को भी इसी तरह के फैंसी वर्ड्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि पहले एक टेम्पलेट प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसको उस स्लाइस पर एम्बेड किया जाता है। ओके, तो अब इसमें एक और रिस्क ये है कि हम लोग अगर ये जो एम्बेडेड इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑलरेडी डिजाइनिंग कहीं और हो रही है, अगर हम इन एम्बेडेड इंस्ट्रक्शंस को सेमीकंडक्टर चिप में यूज कर भी रहे हैं,
तो देखिए इसमें आसानी से मैलवेयर इंक्लूड करके आपके यहाँ भेजा जा सकता है। और फिर अगर आप ये चिप यूज करते हैं अपने यहाँ की डिफेंस टेक्नोलॉजीज में, कुछ डिफेंस रिलेटेड बनाने के लिए, या किसी तरह की मोबाइल्स वगैरह में, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है। ऑलराइट, तो हमें डिजाइनिंग से लेके फैब्रिकेशन तक सब कुछ इंडिजिनसली करना होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। और चाइना इस चीज के लिए बहुत बदनाम है। इनफैक्ट उसकी कंपनी थी हुआवी करके, ओके, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट प्रॉपरली। उसको यूएसए ने बैन किया था अपने 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट से, कि आप लोग एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड एस्पिनेज कर रहे हो, और एक तरह की जासूसी कर रहे हो आप लोग इन प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो ये जो एम्बेडेड इंस्ट्रक्शन हम लोग चिप्स में यूज करते हैं ना, ये भी अगर हम अपने यहीं पे बनाएंगे, डिजाइन करेंगे टेम्पलेट, तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये बात हो गई है क्या क्या नीड है हमारी, ओके, कि हमें क्यों जरूरत है इसकी। तो एक और बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ओके, पहला, हम 100% इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरा, इस फील्ड में चाइना डोमिनेंट प्लेयर है। ओके, अगर उसके यहाँ कुछ हो जाता है, जैसे मान लो हमारे यहाँ डोकलाम का इशू हुआ था उसके साथ, या कल को उसके साथ कोई बॉर्डर इशू हो जाते हैं, तो वहां से इसका सप्लाई बंद कर देता है, ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सके, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारी मोबाइल इंडस्ट्री, हमारी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सके। ओके, और वो दे नहीं तो सब कभी ना कभी बॉर्डर डिस्प्यूट होते ही रहते हैं हमारे उनके साथ। और दूसरा, हमें अटेंड करना है सेल्फ रिलायंस इस फील्ड में। ओके, और दूसरा, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्बेडेड इंस्ट्रक्शन हम एज इट इज अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें मेलवेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, इवन अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि हमारी जो डीआरडीओ है, वहां की लेबोरेटरीज में भी जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे वो चाइना से बन के आए थे। ओके, डीआरडीओ जैसी फैसिलिटी पे आप चाइना मेड सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हो, देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ। ओके, तो ये भी अगेन हमारे न्यूज में हमने डिस्कस किया था जब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाया था। इसलिए मैं आपको एम्फेसाइज करता हूँ, अगर किसी दिन पढ़ने का मन नहीं भी है तो एटलीस्ट इंडियन एक्सप्रेस मिस मत करना। 30-40 मिनट का होता है, बट वही सब आपको इसमें आगे एग्जाम्पल लिखना है। अब अगर आप ये कोई क्वेश्चन लिख रहे हो एग्जाम में, तो आप इस सिक्योरिटी के नीचे डीआरडीओ वाला एग्जाम्पल इंक्लूड करोगे, एंड दैट विल शो टू द एग्जामिनर्स कि आपने कितना बढ़िया तैयार किया है। ऑलराइट, आप कैसे हर एक न्यूज़पेपर को बिल्कुल एकदम बिटवीन द लाइंस पढ़ के आप उसको कोट कर पा रहे हो अपने आंसर में। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई नीट की। अब दूसरी बात करते हैं कि आखिर क्यों सभी कंट्री, अब जैसे मैंने आपको बताया ऊपर कि यूएसए ने भी $50 बिलियन का इंसेंटिवाइज पैकेज अनाउंस किया है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों वर्ल्ड ओवर इतना डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को। ओके, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सिर्फ कुछ एक ही कंट्रीज हैं, और देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज जो पूरा कंट्रोल कर रही हैं इसको। और अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 3 बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो पूरा सेमीकंडक्टर चिप मार्केट को कंट्रोल करती हैं। राइट, देन उसके बाद अगर हम ताइवान की बात करें, ठीक है, तो मैं उन चिप्स की बात कर रहा हूँ जिनको हम हाई एंड मानते हैं, यानी कि 10 नैनोमीटर से कम की। तो ताइवान कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट 60% ऑफ दीज चिप्स। ओके, और अगर आप इसमें ऐड कर लें साउथ कोरिया को भी, तो ये पूरा हो जाता है 100%। तो अगर दो ही कंट्रीज इतनी हाईली एडवांस चिप्स को कंट्रोल कर रही हैं, तो फिर हमें डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। अगर इन दो कंट्रीज में प्रॉब्लम होती है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, वो पूरा ठप पड़ जाएगा। ऑलराइट, इसलिए मैंने कहा ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, क्योंकि अगर ताइवान को कंट्रोल कर लेता है चाइना, तो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स में इतना आगे निकल जाएगा कि वो टेक्नोलॉजिकल जो एज है, यूएसए के पास सबसे बड़ी एज क्या है, टेक्नोलॉजिकल पावर एंड मिलिट्री पावर दूसरी कंट्रीज से। और उसकी पूरी मिलिट्री पावर किस पे टिकी है, उसकी टेक्नोलॉजी पावर पे। और अगर टेक्नोलॉजी पावर में चाइना यूएसए से आगे निकलता है, तो फिर मिलिट्री पावर में निकलने में देर नहीं लगेगी। राइट, इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट करते हैं। देन दूसरा रीजन है कि हमने पेंडेमिक के टाइम देखा, जब चाइना में लॉकडाउन रहा, वहां से एक्सपोर्ट थोड़े कम हो गए, डिसरप्शन हुआ, तो पूरा वर्ल्ड ओवर सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी इसकी। ओके, तो ये सप्लाई शॉर्टेज ना हो, इसी के लिए हमें इसकी जो सप्लाई चेन है उसको रेजिलिएंट बनाना है। तो इसी के उसमें इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव शुरू किया था। ओके, ये अगेन आपके करंट अफेयर से आप इसको लिंक कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब अभी जैसे हमारा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो इसी की वजह से जो हमारा यूक्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर है नियॉन का। और नियॉन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ऐसी कई गैसेस यूज करते हैं हम लोग। तो अगेन दिस इज अनदर रीजन कि हमें क्यों डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। इसके बाद
अब यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए, इन लोगों ने क्या किया है कि अपने यहाँ पर बैन लगा दिया है कि हमें चाइना को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, इन चिप्स के जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप। ओके, चाइना के ऊपर अपनी कंपनी से बैन लगाया है कि आप चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर रिटेलिएशन में चाइना ने भी कह दिया ठीक है मत करो, मैं भी आपको जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं लाइक गैलियम, ओके, जर्मेनियम, मैं भी नहीं भेजूंगा आपको, आप कर लो, आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो ये जो इन लोगों के बीच में तनातनी चलती ना, उस वजह से भी ये पूरा मार्केट हमारा डिसरप्ट होता है। तो हमें जरूरत है कि अगर यूएसए और ईयू चाइना को लेके इतना कंसर्न है तो ठीक है, आप चाइना का ऑल्टरनेटिव देख लीजिए। आप इंडिया की तरफ देख सकते हो, आप वियतनाम की तरफ देख सकते हो, आप फिलीपींस की तरफ देख सकते हो। राइट, देन ओके, देन अब हम आगे आते हैं। अभी इंडिया ने क्या स्कीम लॉन्च की है इसके लिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपके साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है इसको लेके। इंडिया में क्या वाकई, सॉरी, क्या वाकई इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज को यहाँ पे आकर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी हेडिंग्स ऐसी हैं जो आपको मेंस में डायरेक्ट पूछी जाएंगी, इसलिए मैं आपको इन सब के बारे में समझा रहा हूँ, तीन तीन चार चार पांच पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ ताकि आपके पास एक बहुत अच्छा सा कंटेंट रेडी हो हर डायमेंशन से, एंड आप एग्जाम में वाकई अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास डिजाइनिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इवन मैंने आपको ग्लोबल लेवल पे भी बताया कि जितना भी डिजाइनिंग वगैरह होती है, या तो उसमें लगे हुए इंजीनियर्स या तो इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन से हैं। ऑलराइट, और ऑलरेडी डिजाइनिंग में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब हैं, क्योंकि कई बड़ी कंपनीज ने अपने ऑफिस यहाँ पे खोल रखे हैं। वो डिजाइनिंग वेरिफिकेशन वो सब यहाँ हो रहा है। अगर आप मोटा मोटा जानना चाहें तो करीब करीब 2000 चिप्स हर साल हमारे यहाँ डिजाइन होती हैं पर ईयर। ओके, मैं डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ, फैब्रिकेशन की नहीं। ठीक है, सिर्फ डिजाइनिंग की। दूसरा, इंडिया में और क्या अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में लिखनी हो ना तो एक ही लिखना, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। एस्टिमेट ये है कि करीब 2026 तक ये हमारा सेमीकंडक्टर का मार्केट $60 बिलियन होगा। देखिए एग्जैक्टली याद ना भी रहे ना तो एक अंदाजे से आप लिख दिया करो। आप 100 भी लिख दोगे ना तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है ही डजंट केयर। ओके, बस आपने लिखा है ना कुछ, आपको पता है कि हमारा कितना बड़ा मार्केट है। और ये क्यों है, क्योंकि देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा इंडिया में यूज होते हैं। ओके, अब तो गांव गांव में आपको वॉशिंग मशीन टाइप की चीजें दिख जाएंगी। ओके, टीवी वगैरह दिख जाएंगे, एलईडीज, मोबाइल, इंटरनेट, बड़ा का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो हम लोग बहुत बड़ा मार्केट है, स्मार्टफोन्स। ठीक है, ऑलमोस्ट हम बहुत जल्द 100 करोड़ टच कर देंगे स्मार्टफोन्स में भी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक और है कि कंपनीज को लगता है कि गवर्नमेंट ने जो $10 बिलियन का इंसेंटिवाइज पैकेज निकाला है, ठीक है, ये उनको थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि इस पैकेज में क्या कर रहे हैं कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसमें 50% सरकार आपको देगी। ठीक है, तो अगर आप जैसे $20 बिलियन समथिंग लगा रहे हैं, वैसे उस पर लिमिट है, बट आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि 15% का जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो 50% गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे देगी। ठीक है, फिर दूसरा कि ये जो तीन बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं, या चलिए जो भी है, जितने भी हैं, ठीक है, वैसे तीन ही हैं लेकिन तीन चार और भी हैं छोटे मोटे, बट फिर भी ये जो तीन प्लेयर है ना, ये अराउंड वर्ल्ड का 80% इन्हीं के पास से आता है सब कुछ। ठीक है, तो ये ग्लोबल प्लेयर्स खुद अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ये खुद किसी एक कंट्री पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होके रहना चाहते। जैसे मैंने आपको बताया, यूएस ने रिस्ट्रिक्ट किया है अपने फर्म और कंट्रीज को, अपनी यहाँ की कंपनीज को, कि आप 16 नैनोमीटर से जो चिप्स हैं, इससे छोटी, ये आप चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी भी आप चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये उसने यूएसए ने अपनी कंपनीज को बोल दिया है, ऑलराइट, बैन कर दिया है। तो अगर चाइना को नहीं दे सकते तो आप इंडिया को दे दीजिए। ठीक है, तो इसलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि चलिए चाइना का नुकसान शायद हमारा फायदा बन जाए, बट इनफैक्ट वो भी नहीं हो पा रहा है हमसे, टू बी ऑनेस्ट। चलिए अब हम आते हैं चैलेंजेस पर। इसमें चैलेंजेस क्या हैं, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को। मैं मानता हूँ कि टॉपिक शायद आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट मेरे को जितना सिंप्लीफाई कर सकता था, जितना डेप्थ में ले जा सकता था, उतना लेके गया हूँ। ठीक है, तो चलिए, अब चैलेंजेस ना आप अपने मन से सोच सकते हैं यार। मैंने अभी तक आपको जितना बताया है ना, आप अपने मन से चैलेंजेस सोच लेंगे, मुझे यकीन है। तो आप एक बार सोच के देखिए। चलिए,
पहला, एक तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको ऊपर बताई ना रफली रफली, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप करना वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, एक तो इसमें बहुत हाई कॉस्ट आती है, मतलब कैपिटल कॉस्ट, इनिशियल सेटअप, मतलब अगर आपको एक फैब्रिकेशन यूनिट लगानी है तो मिनिमम आप मान के चलिए $20 बिलियन का खर्चा तो आएगा ही आएगा। ओके। और इवन हमारी गवर्नमेंट ने जो टोटल पैकेज भी दिया ना, वो टोटल पैकेज $10 बिलियन है, जबकि यहाँ पे हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं सिर्फ, एक फैब्रिकेशन यूनिट आपको $20 बिलियन तक का खर्चा ले जाती है। ओके, तो ये आप मेंशन कीजिएगा अपने आंसर में, ठीक है, हाई कॉस्ट। उसके बाद अगेन हाई रिस्क इज देयर, स्पेशली ये जो एडवांस चिप बन रही है ना आजकल 2 नैनोमीटर की, इनमें बहुत रिस्क है, इनके आउटपुट की कोई गारंटी भी नहीं है अभी तो। दूसरा, इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, अगर आज भी आपकी कंपनी लगाना शुरू करेंगे ना ये, तो आप मान लीजिए 2 से 3 साल होगा जब पहली चिप बन के आएगी बाहर, और तो इसका जेस्टेशन पीरियड भी बहुत लॉन्ग होता है। और उसके बाद की हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतना रैपिडली चेंज हो रही है कि 2 से 3 साल बाद क्या चेंज हो जाए वो कंपनी भी नहीं जानती। तो वो $20 बिलियन एक नई जगह पे आकर एकदम ग्रीन फील्ड, आपको ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड में मैंने फर्क बताया है, ओके, ग्रीन फील्ड यानी एकदम टोटल न्यू इन्वेस्टमेंट, जीरो से शुरू करना। तो जीरो से शुरू करके एक कंपनी इतना इन्वेस्ट करके कुछ बनाए, 3 साल 4 साल लगे उसको, और उसके बाद आप देखते हो कि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई है पूरी वर्ल्ड ओवर में, जो ऑलरेडी फैब्रिकेशन यूनिट दूसरी जगह लगी हुई थी उन लोगों ने कुछ और भी बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन बना दिया है। ऑलराइट, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क बनता है इसमें, ठीक है। दूसरा, कि हमारा अपना जो इकोसिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है अभी। मैंने आपको न्यूज़पेपर के टाइम भी बताया था कि इसको क्या चाहिए, एकदम अश्योर्ड प्योर वाटर सप्लाई, एकदम बिल्कुल साफ पानी चाहिए इसका, बिल्कुल कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। अगर 1 सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई ना तो ये पूरा प्रोसेस वापस से जीरो पे आ जाता है, फिर से आप शुरू से कीजिए। ऑलराइट। इसके अलावा कई तरह के केमिकल्स यूज होते हैं इसके इसके फैब्रिक इसको बनाने में, कई तरह की गैसेस यूज हो सकती हैं, जैसे अभी ऊपर मैंने आपको एग्जांपल नियॉन का दिया जो यूक्रेन करता है। तो ये इकोसिस्टम बनाना भी आसान नहीं है इंडिया के लिए। राइट। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपको शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, एक एग्रीमेंट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, 1996। अब इस एग्रीमेंट में इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने कहा पहले तो कि स्मॉल फ्राइट, फ्राइट यानी लाने ले जाने का खर्चा, ओके, ट्रैवलिंग कॉस्ट, स्मॉल फ्राइट टू प्राइस रेशियो रखा है इन्होंने, बहुत बहुत कम, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जीरो कस्टम ड्यूटी लगेगी इन सेमीकंडक्टर चिप्स पे। अब एक बात बताइए, जब फ्राइट चार्जेस इतने लो रखे गए, जब कस्टम ड्यूटी जीरो है, तो मुझे कौन सा इंसेंटिव है कि मैं कहीं और जाके जहां पे रॉ मटेरियल रेडीली अवेलेबल है वहां जाऊं। अब जैसे मुझे अगर कोयले से लेके कुछ बनाना है तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी फैक्ट्री वहां लगाऊं जहां पे कोयला सप्लाई इजिली मिल जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू ही नहीं है, फ्राइट चार्जेस कम है और कस्टम ड्यूटी भी जीरो है, यानी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आसानी से कर पा रहा हूँ। तो फिर मेरे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है। अब मार्केट, अगर हम ये कहें कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, आप आइए यहाँ पे लगाइए, तो वो कहेगा कि जब मुझे ऑलरेडी जीरो कस्टम ड्यूटी पे एक्सेस मिल रहा है तो मुझे क्या फायदा तुम्हारे यहाँ लगाने का, मेरा ऑलरेडी यहाँ लगा लगाया, मैं तो जीरो ड्यूटी पे भेज रहा हूँ। तो ये जो एग्रीमेंट है ना, इसकी वजह से भी हुआ है कि इसने कोई इंसेंटिव छोड़ा ही नहीं है। कंट्रीज अगर अट्रैक्ट करें तो किस बेसिस पर करें, देर इज नो इंसेंटिव ड्यू टू दिस एग्रीमेंट। ऑलराइट। देन उसके बाद ये जो हाई टेक्नोलॉजीज है ना, दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये सिविलियन चीजों में भी यूज हो सकते हो, कर सकते हो, और मिलिट्री टाइप की चीजों में भी यूज कर सकते हो, लाइक डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह बनाने में, राइट, मिसाइल्स वगैरह बनाने में, सिविलियन यानी स्पेस रॉकेट्स वगैरह बनाने में भी आप यूज कर सकते हो। तो ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, और आपने अगर एक एग्रीमेंट का नाम सुना होगा, आई थिंक वासेनार एग्रीमेंट है, जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी को बैन करता है कि ये शेयर मत कीजिएगा। तो उस बेसिस पर कभी भी ये जो कंट्रीज हैं ये बैन लगा देती हैं कि हम नहीं दे रहे आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड, आप ये कोट करेंगे, ये थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में ही आया था। नीदरलैंड ने अपने यहाँ से एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया है एडवांस सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स का, एडवांस सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। ऑलराइट। तो इस तरीके से ये हैं हमारे चैलेंजेस। ऑलराइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, उसमें मैं सारा इलेबरेट किया आपको। एक इकोसिस्टम डेवलप करना है हमें, वो भी एकदम ग्रीन फील्ड इकोसिस्टम, एकदम जीरो से, ग्रीन फील्ड इकोसिस्टम। ये डेवलप करना आसान नहीं होता किसी भी देश के लिए एकदम जीरो से, वो भी इस टाइम पे जब ऑलरेडी वर्ल्ड में डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। दूसरा है हमारा आईटी एग्रीमेंट 1996, एंड तीसरा है ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 4 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। अब हम देखते हैं कि इंडिया ने इसमें क्या स्टेप्स लिए हैं।
स्टेप्स जो इंडिया ने लिए हैं, ऑलरेडी ले रखे हैं, और क्या और लेने की जरूरत है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक मिशन है पूरा सेमिकॉन इंडिया। ये मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास इसको पूरा डिटेल में कराने का। और कभी ऐसे डायरेक्टली आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा कि आप सेमिकॉन इंडिया पे ही पूरा एक आंसर लिख के देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बस आप इतना जान लीजिए कि ये आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देता है इस स्कीम के तहत। सरकार आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देती है। ओके। आपका इसमें है डिजाइन लिंक इंसेंटिव। ठीक है। वो अलग है, वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वाली स्कीम। ठीक है। दिस इज डिजाइन लिंक इंसेंटिव। इंसेंटिव अगर आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी, अगर आप यहाँ पे डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो पहली तो ये स्कीम हो गई है। सेकंड एक स्कीम है हमारे पास, मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स, वही जो अभी ये फॉक्सकॉन वाले करने वाले थे। ओके। दिस इज ए मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब इन इंडिया। ठीक है। इस स्कीम के तहत हम लोग इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते थे। ठीक है। अगेन इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका 50% गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज कर देगी। ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट ने लिया है। अब देखिए, अगर इसके बाद भी हम लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, या कंपनीज अभी भी अश्योर नहीं है, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें। ठीक है। तो इस पे हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको ताइवान का एग्जाम्पल दिया। ताइवान ने ऑलमोस्ट 50 साल लग गए उसको। उसने 1970s के आसपास यूएसए से टेक्नोलॉजी ली। ठीक है। और उसने अपना सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, यानी वही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, स्किल्ड मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और फिर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जहां पे कंपनीज ने खुद आके वहां पर फैब्रिकेशन यूनिट्स लगाई। ओके। तो ये पहला स्टेप है जो हमें यहाँ से लर्निंग लेनी चाहिए कि कंपनीज जब आएंगी तब आएंगी, पहले हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करें, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्किल्ड मैन पावर, जो कि हमारे पास डिजाइनिंग में तो है ही अभी, बाकी भी हम ला सकते हैं। ओके। क्योंकि मोस्टली हमारे इंडियंस ही काम कर रहे हैं अधिकतर कई जगहों पर। ठीक है। दूसरा, फिर आप अपना इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कीजिए, और खासकर आप अपने एकेडमिक्स में पहले इन चीजों को इंक्लूड कीजिए। आज भी हमारे यहाँ स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बल्ब कैसे काम करता है। दुनिया एलईडी से भी आगे निकल गई और हम लोग आज तक बल्ब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमारा कहीं ना कहीं एकेडमिक्स तो पीछे रह गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज कि अभी फिलहाल के लिए हमें फोकस करना चाहिए अपना असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग पर। ठीक है। हमें पहले इसमें अपनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए इनकी पैकेजिंग भी कोई इतनी आसान नहीं होती कि ये उठाया, ये पैकेट में डाला और फेंक दिया। ठीक है। इतना भी आसान नहीं होता इनका पैकेजिंग। ऊपर आपने देखा होगा हीट कवरिंग वगैरह लगाई जाती है इनमें, चिप कभी देखी होगी तो आपने। ऑलराइट। और अभी हमें अपना प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि हम जो डिजाइनिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम इस चिप डिजाइनिंग पर ही और ज्यादा एक्सपर्टीज डेवलप करने की कोशिश करें। ठीक है। ये है हमारा दूसरा स्टेप। उसके बाद देखिए, क्योंकि ये जो चिप इंडस्ट्री है ना, ये काफी हाईली कॉम्पिटिटिव है। ओके। कॉम्पिटिटिव है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पार्टनरशिप करें लोगों के साथ, जो कंपनीज हैं। ठीक है। हाईली कॉम्पिटिटिव का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पे ये कंट्रीज अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर नहीं करना चाहती हैं इजिली किसी के साथ। वो तभी करेंगी जब आप उनको अच्छे टर्म पे पार्टनरशिप ऑफर करेंगे। एग्जाम्पल फॉक्सकॉन एंड वेदांता ग्रुप। एग्जाम्पल। ओके। वो वही कर रहा था ना, वेदांता ने कहा ठीक है मैं तो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हूँ, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शेयर करने को तैयार हूँ, लेकिन आपके पास पेइंग कैपेसिटी कहाँ है। वेदांता के पास, जो उसने रीजन दिया है हमें। ठीक है। तो हमें पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन पर फोकस करना चाहिए। दिस शुड बी द थर्ड स्टेप। ऑलराइट। एंड फाइनली कि हमें अपना फोकस इस पे बनाए रखना चाहिए कि हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को, डेस्पाइट ऑफ द सेटबैक्स जो भी हमने अभी देखे हैं, वेदांता एंड फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन ग्रुप के जो सेटबैक्स हुए। ऑलराइट। ओके। कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स। ऑलराइट, दैट शुड बी योर कंक्लूजन। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर, बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट दे सकूं यहाँ पे, एंड उस वे में दे सकूं जहां आपका दिमाग खुद इन चीजों को प्रोसेस करना सीख जाए। मैं अब भी कह रहा हूँ, यूपीएससी मेंस अगर निकलेगा तो ब्रेन से ही निकलेगा, किसी कोचिंग के मटेरियल से नहीं निकलेगा, किसी के पढ़ाने से नहीं निकलेगा। अगर आप सिर्फ लिखा हुआ पढ़ के रट्टा मार के सोच रहे हो कि आप निकाल लोगे, तो वो नहीं होगा जब तक आप अपने दिमाग पे उतना प्रेशर नहीं डालोगे। ठीक है। ये मैं कीवर्ड आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ।
आप इससे नोट्स अपने बना लीजिएगा। बट पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार लेक्चर पूरे फोकस के साथ सुनिए, समझिए, ठीक है? उसके बाद फिर आप दोबारा लेक्चर को प्ले कीजिए एंड उसके साथ आप नोट्स बनाइए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही वीडियो में नोट्स बनाने लगे ना, तो फिर आपका फोकस नहीं रहेगा समझने पर। और मैं वैसे भी आपको ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूँ जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके मेंस के लिए, 2023 के लिए भी और 2024 के लिए भी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक खत्म कर दिया है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मैंने सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश की है। और इसके अलावा अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ी है तो वो डेलिबरेटली छोड़ी है, क्योंकि वो कभी ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी आपको एग्जाम में। जितने अलग अलग डायमेंशन से पूछा जा सकता था वो मैंने सब कुछ कवर किया है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। दैट विल मोटिवेट मी कि मैं, हाँ, इस तरह के कंटेंट्स, टाइम लगता है मुझे इनको तैयार करने में, बट मेरे दिमाग में सिर्फ हमेशा रहता है कि एग्जाम में किस तरीके से चीज़ें आएंगी। ये नहीं कि मुझे सिर्फ आपको वीडियो बनाना है, वॉचर्स बनाना है। तो एक छोटी सी न्यूज़ आई है कि वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब उसी को लेके मैं आपको 20 मिनट, आधे घंटे आपका टाइम वेस्ट करूं? आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। जो चीज 2 मिनट में खत्म हो सकती है उसको 2 मिनट में ही करके छोड़िए। वो सिर्फ एक लाइन लिख के कोट करनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। उस पर लोग अपने वॉचर्स के लिए वीडियो बना देते हैं 20-20 मिनट का। यो टाइम वेस्ट यार, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो। कुछ अब तो मत कीजिए, उस चीज से बच के रहिए, ठीक है? यूट्यूब अच्छा है तो यूट्यूब बुरा भी है, वो दोनों तरफ से आपको फायदा भी देगा, नुकसान भी देगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। अगली बार फिर से किसी और टॉपिक में मिलेंगे। एंड रिमेंबर, दिस इज पार्ट ऑफ आवर टारगेट 450 सीरीज। ओके, जिसमें हम 450 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे अगले 2024 मेंस के लिए। एंड जैसा कि मैंने अश्योर किया, आपका GS 1, 2 एंड 3 ये प्रिपेयर करवाने का अश्योरेंस मैंने आपको दिया है। ऑलराइट, आपको सिर्फ अपने एथिक्स पे वर्क करना है, अपने ऑप्शन पे वर्क करना है, और ऐसे भी आपका हो जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, so that's it for today. I hope you like the lecture. Thank you and have a great time.